देखो इस वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि आईएफएससी में मिनिमम क्या चीज़ें हैं जो अपन जान लेना चाहिए अपन को, समझे ना। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इस्टेब्लिश की गई है 2020 में, इसका एक्ट पारित किया गया 2019 में, इसका हेडक्वार्टर है गांधीनगर में, इतना सबको पता है, ठीक है। लेकिन इसमें ये अपन को जानना है कि इट होल्ड्स रेगुलेटरी पावर ऑफ 4 रेगुलेटर्स, आरबीआई, पीएफआरडीए, सेबी एंड इरडाई। इसके जो पहले चेयरमैन है उनका नाम है इंजेती श्रीनिवास, ठीक है ना। अब एक सेकंड रुकना। इसमें देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, एग्जाम प्लेनेट एक ग्रुप है उन लोगों ने डाले हैं, ठीक है। सो आई एम गिविंग क्रेडिट टू देम। ये इसको इंटीग्रेट इसलिए कर रहा हूँ ताकि होलिस्टिसिटी बढ़ जाए इसको, है ना, थोड़ा सा समझ में आए लोगों को जो भी देखे। तो इसमें ये है कि जो पहला पोर्शन है वो हम लोगों ने कवर कर लिया। इट्स करंट चेयरमैन इज़ अजय कुमार सिंह। ये गलत हो गया क्योंकि अभी भी हम लोगों ने देखा इंजेती श्रीनिवास हैं, ठीक है। और देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी हैव 6 मेजर बिल्डिंग ब्लॉक्स एज सीन इन संघाई इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल सेंटर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ देम। थोड़े से डीप इन एमसीक्यू हैं, ऐसा होता है या नहीं होता, ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे, नो आइडिया, पर आप एक बार बस देख लो, ठीक है। स्क्रॉल करके दिखा दे रहा हूँ। तो एजुकेशन, बेटर एजुकेशन इज़ नॉट वन ऑफ द पिलर ऑफ आईएफएससी, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से मेंबर हैं, तो इसके देखो मेंबर अभी हम लोगों ने देखा कि 4 रेगुलेटर हैं, ठीक है। अब इसमें ये देखो कि कुल कितने मेंबर हैं, हर एक रेगुलेटर से एक एक मेंबर है, तो 4 मेंबर वो हो गए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से 2 मेंबर हैं, 4 2 6 हो गए। देन 2 मेंबर अपॉइंटेड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी, तो टोटल 8 मेंबर हो गए। देन आईएफएससी कंसिस्ट 9 मेंबर्स, तो हाँ 8 मेंबर ये हो गए। चेयरपर्सन जो है वो 9 मेंबर, ठीक है। तो इस तरीके से 9 मेंबर हैं इसमें, चलो कोई नहीं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, दिस यूनिवर्सिटीज़ बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंडिया में आके अपना कैंपस इस्टेब्लिश कर रही हैं, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। डीकिन यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, वो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी, तो वो उसका आंसर हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन, फिनटेक कोऑपरेशन एग्रीमेंट विद मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, तो फिनटेक इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये देख लो इसमें क्या है, इसमें पे नाउ वाला याद रखना, वो करंट अफेयर में आ सकता है। दिस विल डीपन द फाइनेंशियल टाइज स्ट्रेंथन विच ऑफ द फॉलोइंग इन बोथ ऑफ द नेशंस। फिनटेक इकोसिस्टम, ठीक है। मैं जल्दी से स्क्रॉल करके दिखा दे रहा हूँ, आप जल्दी जल्दी देख लेना इसको, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर कहीं पे दिक्कत पड़े तो। दो नोटिफाइड एप्लीकेशन ऑफशोर एजुकेशन, आईएफएससी रेगुलेशन 2022, ठीक है। तो इसमें बस 3-4 एमसीक्यू कवर किए हैं इसमें। बेसिकली मैं चाह रहा था ना कि आईएफएससी क्या है, बेसिकली कैपिटल मार्केट है, तो वो पोर्शन जो है वो थोड़ा सा कवर कर लिया जाए, उसको कवर कर लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। स्टॉक मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, तो 151। इस वीडियो में जो मिनिमम चीज़ें हैं जो अपन को पता होना चाहिए, ठीक है, वो आपको सब मैं दिखा दूंगा। होपफुली इट विल डेफिनेटली हेल्प। बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड हिस्ट्री अपन को बेसिक थोड़ी सी पता होनी चाहिए। तो क्या हिस्ट्री पता होनी चाहिए, वो ये है कि जो शेड्यूल बैंक है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के द्वारा रेगुलेट होती हैं, ठीक है। और मिनिमम पेड अप कैपिटल जो है शेड्यूल बैंक की वो 5 लाख है, ध्यान रखना, 5 करोड़ नहीं है, ठीक है। अगला ये देखो कि जो स्टेट बैंक बनी तो उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। देखो 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स थी, उनको 1921 में अमेलगमेट कर दिया गया। देन इट बिकेम इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1955 में क्या हुआ, इसको नेशनलाइज कर दिया गया, तब इसको जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया, ठीक है। उसके बाद इसका जो पोर्शन इंपॉर्टेंट वो ये है कि अमलगमेशन उसके बाद कब हुए। 7 रीजनल बैंक ऑफ फॉर्मर इंडियन प्रिंसली स्टेट, 1960 में 7 बैंकों को विलय कर दिया गया, ठीक है। उनके नाम दिए हुए हैं इधर पे, आप देख लो। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि 14 और मेजर बैंकों का विलय कर दिया गया 1969 में, 1969 14 मेजर बैंक्स अमलगमेशन हुआ उसमें। 1980 में 6 और बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, ठीक है। ये पता करके रखो, जो ARCs बनाई गई हैं उसमें 100% FDI अलाउड है। उसके बाद एक बेजल नॉर्म्स के बारे में एक टॉपिक रहता है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उसमें ये है कि बेजल 3 जो है वॉलंटरी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, ये पूरा जो है बेजल नॉर्म्स हैं, तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो बेजल 3 के अंतर्गत इंक्लूड किया गया, ठीक है। 3 प्रकार के रिस्क इसमें इंक्लूड किए गए, क्रेडिट, मार्केट, ऑपरेशनल। ये देखो जब कोई कंपनी का दिवालिया हो जाता है ना,
तो उसमें क्या होता है कि दो प्रकार की चीज़ें हैं। पहला डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, जो DRT है वो इंडिविजुअल्स को ट्रीट करती है, ठीक है ना। उसके बाद और जो NCLT है ना, वो मतलब कंपनीज़ को ट्रीट करती है ना। तो एक मतलब बेसिक डिफरेंस याद रखो, पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ मैं क्योंकि देखना पड़ेगा ध्यान से, मैं जल्दी जल्दी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। DRT जो इंडिविजुअल को ट्रीट करती है और जो दूसरी बच रही है वो ग्रुप ऑफ पीपल यानी कंपनीज़ को ट्रीट करती है। इसमें ये देखो कि जो PJ नायक कमेटी है ना, उसने बैंक बोर्ड ब्यूरो की रिकमेंडेशन करी थी, ठीक है ना। ये देखो मिशन इंद्रधनुष जो था वो 7 पॉइंट प्लान था और वो NPA से रिलेटेड था, ठीक है, NPA बर्डन को सॉल्व करने के लिए। जो पेमेंट बैंक बनाए गए वो नचिकेत मोर कमेटी के द्वारा बनाए गए, उनकी रिकमेंडेशन के बाद। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन बनाया हुआ है। इसको ये समझो कि जो मुद्रा बैंक है ना, उसकी स्थापना कब की गई? 2015 में। इसकी खासियत ये है कि ये रीफाइनेंस करती है, हमेशा याद रखना, डायरेक्ट लोन नहीं देती है, और ये सिडबी के द्वारा कम्प्लीटली ओन्ड है। ये बहुत अच्छा टॉपिक है क्योंकि यही मेन टॉपिक है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। इसमें ये समझो कि जो कॉल मनी होती है, कॉल मनी का बेसिक मतलब ये होता है कि तुमने फ़ोन किया और तुमको मनी मिल जाए। तो शॉर्ट ड्यूरेशन, बिल्कुल एक दिन से लेकर 14 दिन के अंदर, है ना। उसके बाद नोटिस मनी आती है। तो नोटिस मनी का मतलब कॉल मनी से काम नहीं चलता है तो आदमी नोटिस मनी के ऊपर जाता है, 14 दिन के ऊपर उसका रहता है ना। और उसमें देखो कि जो ट्रेजरी बिल है ना, जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं वो 91 डेज़, 182 डेज़, 364 डेज़ यानी लेस देन 1 ईयर के होते हैं। और इसकी जो मिनिमम अमाउंट है वो 25,000 है। ये जो कैश मैनेजमेंट बिल है ना, CMB, वो उसकी मैच्योरिटी लेस देन 91 डेज़ की होती है और इसके डिस्काउंट में इशू की जाती है, रिडीम्ड एट फेस वैल्यू, जस्ट लाइक T बिल्स। तो ये इंपॉर्टेंट बात है याद रखने की कि लेस देन 91 डेज़ और डिस्काउंट में इशू होती, कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता, याद रखना। डिस्काउंट में इशू होती तो वही उसका इंटरेस्ट होता है। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है, रीजनल रूरल बैंक और लोकल एरिया बैंक दे कैन नॉट इशू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। और CDs जो होते हैं, जो निगोशिएबल प्रॉमिसरी नोट होते हैं, एंड इसमें लिखा हुआ सिक्योर, बट ये सिक्योर नहीं होते हैं, ये अनसिक्योर्ड होते हैं। इसमें मैंने करेक्शन ऐड किया हुआ है। मैच्योरिटी पीरियड ऑफ CDs शुड नॉट बी लेस देन 15 डेज़, है ना। मैच्योरिटी पीरियड जो है वो भी 7 दिन कर दिया गया है, 7 दिन से कम नहीं होना चाहिए। एनीवेज इतना डीप में नहीं जाओ, बस इतना समझो कि जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होते हैं ना, वो डिस्काउंट होते फेस वैल्यू पे इशू होते हैं, निगोशिएबल होते हैं। आई डोंट नो हाउ मच इट विल हेल्प, बट दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक। अब जैसे देखो, जो लिबॉर है ना, उसको इंडिया ने अडॉप्ट करना बंद कर दिया है, ठीक है। जो मिबॉर है, मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट, NSE ने उसको डेवलप किया 1998 में, है ना। देखो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में होता है वो 10,000 का होता है। अब ये देखो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। स्टॉक एक्सचेंज में ये है कि NSE की स्थापना 1992 में हुई थी। जो NSE है ना, वो रन करती है निफ्टी 50 को, समझ रहे हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो फिर सेंसेक्स किस स्टॉक एक्सचेंज में? BSE में। INX देखो, इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि ये इंटरनेशनल फाइनेंस को डील कर रहा है, इस वजह से इस चीज़ को कवर कर ले रहे हैं हम लोग। INX जो है इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ओपन इन 2017। इट इज़ लोकेटेड एट द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर IFSC गिफ्ट सिटी इन गुजरात। इट इज़ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जो BSE है वो सेंसेक्स रन करती है। होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज INX 2017 में जो है लॉन्च की गई। BSE के बारे में एक चीज़ और याद रखो, जैसे निफ्टी 50 बोला जाता है वो किसका? NSE का। और BSE में होता है सेंसेक्स। जो सेंसेक्स में होता है वो 30 कंपनियां होती हैं, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म इस्तेमाल किया जाता है, वो होता है ब्लू चिप कंपनियां। ब्लू चिप कंपनियां वो होती हैं जिनका प्रॉफिट बड़ा हाई रहता है, जैसे कि एप्पल वगैरह, गूगल वगैरह, ठीक है, IBM।
अब ये चीज़ है अच्छी लग रही है मेरे को, मतलब डिज़र्विंग है। डिज़र्विंग ये है कि जैसे बीएसई ने स्टार्ट किया बीएसई एसएमई एक्सचेंज। बेसिकली पर्पज़ क्या है हमारे फाइनेंशियल मार्केट का पर्पज़ ये है कि पैसा आए और वो कंपनियों के पास जाए जो कंपनियां छोटी हैं, जो एमएसएमईज़ हैं उनके पास पैसा आए। कैसे आएगा? तो उसमें बना दिया गया बीएसई में एक स्पेशलाइज्ड यूनिट बीएसई एसएमई एक्सचेंज। लेकिन एनएसई ने क्या किया, एक नया नाम रखा, उसका नाम रखा इमर्ज नाम से जो है एसएमईज़ के लिए एक अलग एक्सचेंज बनाया, उसमें इंडेक्स बनाया, ठीक है ना। अब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो है केएम चंद्रशेखर कमेटी के बाद जो है इसमें डेवलपमेंट हुआ। न्यू एफपीआई रिजीम केम इनटू इफेक्ट इन 2014, ठीक है। अब देखो एक छोटी सी चीज़ है, आसान है लेकिन पता नहीं पूछ सकते हैं। जीडीआर और एडीआर क्या होता है? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट। जब इंडिया की किसी कंपनी को विदेश से पैसा उठाना होता है तो वो लोग क्या करते हैं, हमारे कंपनी के शेयर्स दूसरे देश में वहाँ की किसी कंपनी को बोल करके एनलिस्ट करवाते हैं, उनके नाम से शेयर हमारे होते हैं, ठीक है। तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट वही होती है, डिज़ाइन इन फॉरेन करेंसी। ये याद रखना कि ये फॉरेन करेंसी में होती है और अमेरिका के लिए अलग होती है, उसको बोला जाता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट। अब ये एक छोटी सी बात है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पूछना चाहिए, दम है इसमें। दम ये है कि जो बीएसई है ना वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी, पब्लिक में चली गई, यानी आईपीओ निकाला उसने 2017 में। और जो एनएसई है ना वो कारपोरेट एंटिटी है। ये एक बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में। अगर हम लोग फाइनेंशियल मार्केट की बात करेंगे तो डिपॉजिटरी लिमिटेड जो कंपनियां जो हैं एनएसडीएल एंड सीएसडीएल, इनकी बात तो करनी पड़ेगी। एनएसडीएल इज़ द फर्स्ट डिपॉजिटरी इन इंडिया, ठीक है। ये जो क्लॉज 49 है ना ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको कारपोरेट गवर्नेंस की नज़र से देखा जाता है। इसमें बोला है ये है कि इट मैंडेट्स देयर शुड बी सर्टेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ कंपनी, है ना। अब डिबेंचर एक शब्द होता है जो कि बहुत इस्तेमाल किया जाता है। इसके बारे में एक बात ये समझो कि डिबेंचर क्या होता है, मार्केट से पैसा उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसकी खासियत ये होती है कि ये अनसिक्योर्ड होता है। अनसिक्योर्ड का मतलब ये होता है जो पैसा उठाया जाता है ना वो व्यक्ति के बंदे की वैल्यू के ऊपर उठाया जाता है कि हमारी हैसियत इतनी है कि हम बोल दे रहे हैं कि हमें पैसा ज़रूरत है तो हमें पैसा मिल जाए, हमें कुछ गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। तो अनसिक्योर्ड है ये, है ना। व्यक्ति की गुडविल और रेपुटेशन के बेस्ड पे उसको जो है लोन मिल जाता है मार्केट से। ये भी कुछ टर्म्स हैं, अगर नहीं पता तो जान लो। बियर और बुल में क्या अंतर होता है? देखो बियर जो होता है बड़ा तो होता है लेकिन वो सुस्त जानवर होता है थोड़ा, तो इसलिए इसको बोला जाता है मार्केट डाउन। जो बुल होता है वो बड़ा होता है, चुस्त होता है, तो उसको बोला जाता है अगर मार्केट इंप्रूव हो रही, ऊपर जा रही, तो उसको बोला जाता है मार्केट इज़ बुलिश। ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है यूपीएससी में भी, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में कभी बात होगी तो इसमें होता क्या क्या है। बेसिकली हमको ऐसा लगता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब जो पैसा बाहर जा रहा है, जो पैसा अंदर आ रहा, ठीक है। लेकिन कौन कौन सा पैसा? तो उसमें समझो कि बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो हम ट्रेड करते हैं, ठीक है ना, ट्रेड इन गुड्स एंड ट्रेड इन सर्विस, ठीक है। दूसरा नेट फैक्टर इनकम सच एज इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, हमने कहीं से लोन लिया और हम उसको जो है इंटरेस्ट उसका दे रहे हैं या डिविडेंड दे रही कंपनियां हमारी, तो वो सब करंट अकाउंट डेफिसिट के अकाउंट में ऐड होता है। इसका तीसरा हिस्सा है ट्रांसफ़र पेमेंट। ट्रांसफ़र पेमेंट इंक्लूड्स फॉरेन एड, जैसे पाकिस्तान में बाढ़ आ गया, ठीक है, तो फॉरेन एड आई, है ना, बिलियंस की, तो वो किस में जाएगी? करंट अकाउंट में जाएगी वो। तो इसके 3 कंपोनेंट हैं, दीज 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर यूपीएससी ऑलरेडी एमसीक्यूज़ बना चुकी है। फॉरेक्स रिज़र्व की अगर हम बात करेंगे तो उसका एक ऑर्डर है, मैं बता दे रहा हूँ, ये लेटेस्ट ऑर्डर है, ठीक है, इम्प्रूव मतलब अपडेटेड है। इसमें क्या, फॉरेन करेंसी एसेट्स 90% जो फॉरेक्स होता है हमारा वो एफसीओ होता है। उसके बाद गोल्ड 7%, उसके बाद एसडीआर 3%, उसके बाद क्या है ये एन, मतलब कि प्रॉपर्ली दिख नहीं रहा क्या लिखा हुआ है, हाँ आरटीपी लिखा हुआ है, यानी कि रिज़र्व ट्रांच जो आईएमएफ के साथ होता है वो एक वर्ड रहता है प्रॉपर्ली, तो वो भी इसका कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें हैं जो कि फॉरेक्स का हिस्सा है। देखो ये सॉवरेन वेल्थ फंड, इसको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये आएगा नहीं पेपर में, लेकिन इसकी जगह सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जो इशू किया गया है ना वो आएगा, आ सकता है। मतलब उसमें 16,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड इशू किए गए, 2 ट्रांच में 8-8 हज़ार करोड़ के बॉन्ड इशू किए गए, ग्रीन बॉन्ड्स, ठीक है ना। जे कर्व क्या होता है ये भी कहीं पूछा नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है काफ़ी दम है इसमें, पूछना चाहिए कहीं ना कहीं। तो इसमें क्या होता है कि ट्रेड डेफिसिट विल इनिशियली वर्सन आफ्टर द डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। तो करेंसी डिप्रिसिएशन और ट्रेड डेफिसिट के बीच में जो कनेक्शन होता है वो जे कर्व के द्वारा दिखाई पड़ता है।
ये शब्द इस समय बहुत चर्चा में है। क्यों? क्योंकि भारत ना रुपी को प्रमोट कर रहा है, रुपी का इंटरनेशनलाइजेशन कर रहा है, ठीक है। तो उसके पैरेलल में जो दूसरा वर्ड होता है वो क्या होता है? डॉलराइजेशन। तो इसका मतलब क्या होता है? जब जो देश होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, अपने देश की करेंसी को छोड़ करके अगर डॉलर को अडॉप्ट कर लेते हैं करेंसी के रूप में, तो उसको बोला जाता है डॉलराइजेशन। जैसे कि आप देखेंगे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, उनके अपने देश की करेंसी जो है वो नहीं यूज़ करते हैं, वो डॉलर यूज़ करते हैं बहुत सारे अपनी अफ्रीकन कंट्रीज़। तो वो डॉलराइजेशन है ना। हम लोग क्या प्रमोट कर रहे हैं? इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी प्रमोट कर रहे हैं। देखो ये विज़न की पीटी है इस साल की करंट अफेयर्स के लिए, इसको आप देख सकते हैं अगर आपके पास समय है। इस वीडियो में तो शायद नहीं मैं बता पाऊँगा पूरा, क्योंकि काफ़ी मैटर है इसमें, है ना। पता नहीं अगर ज़रूरत लगेगी तो बता सकता हूँ, लेकिन इसमें अगर मुझे एक टॉपिक पिक करना होगा ना इस एग्ज़ाम के लिए, IFSCA के लिए, तो वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा। वो टॉपिक होना चाहिए, एक टॉपिक जो इसमें आ सकता है वो ये है डिजिटल बैंक यूनिट जो है ना, फाइनेंशियल मार्केट, फिनटेक और फाइनेंशियल मार्केट IFSCA के एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। सोशल स्टॉक एक्सचेंज ये वाला हम लोग देख लेते हैं। तो चलो वापस चलते हैं। देखो हाँ, जो CBDC वाला टॉपिक है ना, उसके आने के बड़े चांसेस हैं। CBDC के बारे में बेसिक चीज़ जो अपन को पता होनी चाहिए वो ये कि ये फंजिबल लीगल टेंडर है ना। मतलब तुम्हारे पास 1 रुपया होगा हाथ में और 1 रुपया होगा तुम्हारे मोबाइल में CBDC के रूप में, तो तुम्हारा वो लीगल है, वो याद रखना। और वो बनाया किससे गया है? डिजिटल रुपी किस डिफिनीशन के अंतर्गत? वो RBI एक्ट के अंतर्गत CBDC को बनाया गया है ना। और क्या अपन को जानना चाहिए? ये वाला तो इसमें नहीं आएगा, टोकनाइजेशन भी नहीं आएगा। UPI, अब UPI के बारे में UPI कुछ चीज़ें डेवलप हुई हैं, है ना, तो उनको हम देख लेते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? NPCI किसका इनिशिएटिव? RBI और इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA का, ठीक है। तो ये तो खैर ठीक है। और इसमें ये देख लो कि इंडियन बैंक एसोसिएशन जो है उसका ईज़ 5.0 फ्रेम रिफॉर्म जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं वो लोग, ठीक है ना। देखो ये वाला टॉपिक जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, जो पता नहीं पूछा जाए कि ना पूछा जाए, लेकिन इसमें दम है। DBU जो है 75 DBUs गवर्नमेंट जो है इस्टेब्लिश करना चाहती है ना। तो DBU देखो नॉट लिमिटेड अंडर BRA, मतलब DBU की खासियत क्या है? ये BRA एक्ट के अंतर्गत नहीं है, नॉट लीगल पर्सन, मतलब कि जो डिजिटल बैंक यूनिट्स है ना DBU, वो अलग सेपरेट नहीं ट्रीट की जाती हैं। वो कोई भी बैंक इस्टेब्लिश कर सकती है अपनी ब्रांच कहीं पे, ब्रांचिंग जैसा होता है वो, है ना, सब्सिडरी नहीं है ये। दे आर जस्ट लाइक ब्रांचेस ऑफ बैंक्स, दे आर नॉट अ लीगल पर्सन टेंडर, नॉट अंडर BRA, ठीक है। और DBUs को कौन इस्टेब्लिश नहीं कर सकता है? रीजनल रूरल बैंक और पेमेंट बैंक्स एंड लोकल एरिया बैंक्स। ये याद रखो कि पेमेंट बैंक इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। ये DBUs जो हैं बजट 2022-23 यानी कि पिछले साल के बजट में इंट्रोड्यूस की गई, है ना। Tier 1 Tier 6 सेंटर्स, ये भी याद रख लो। हाँ, ये बताना चाहता था मैं कि DBUs और नियो बैंक में बहुत डिफरेंस है, और इसमें इतना दम है कि कहीं ना कहीं पूछना चाहिए। अगर UPSC में पूछ लेगा तो मज़ा आ जाएगा। उसमें देखो डिफरेंस क्या है, कि जो डिफरेंस बिटवीन DBU एंड DB, दोनों में अंतर ये। DBU मतलब डिजिटल बैंक यूनिट, ये ब्रांच है, और DB मतलब डिजिटल बैंक। उनकी खासियत क्या है कि लीगल पर्सनल है, ये अंडर BRA एक्ट है, गिव लोन्स एंड रिसीव डिपॉजिट, ये तीनों चीज़ें करती हैं, है ना। तो इस तरीके से जो डिजिटल बैंक है वो डिफ़र करती हैं। नियो बैंक क्या होती हैं? दे आर ऑनलाइन ओनली फिनटेक कंपनीज़, है ना। इनकी जो प्रेजेंस होती है वो ऑनलाइन रहती है। डिजिटल बैंक विदाउट एनी ब्रांचेस, नियो बैंक्स को डिजिटल बैंक के रूप में ट्रीट किया जाता है। ये BRA एक्ट के अंतर्गत ट्रीट की जाएंगी। वैसे ये हेल्प नहीं करेगा, दिखा दे रहे हैं, लेकिन इसमें काफ़ी मेहनत किए थे। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज़ जो हैं लाइसेंस्ड बाय RBI, टॉप 4 क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज़ ये हैं, ठीक है। ये इनके लिए एक अलग एक्ट है जिसके द्वारा गवर्न की जाती हैं। ये BRA एक्ट के अंतर्गत नहीं है, ये इसमें इम्पॉर्टेंट बात है। उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सोशल स्टॉक एक्सचेंज का, ठीक है। जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है उसके ऊपर एक कमेटी बनाई गई थी, R बालासुब्रमण्यम कमेटी, ठीक है ना। और सेबी ने इसका फ्रेमवर्क जो है जारी किया है।
और ये रिकमेंड की गई थी इसात हुसैन कमेटी के द्वारा। एक सोशल इम्पैक्ट फ़ंड की भी बात की जा रही होगी, अगर आपको याद होगा तो। खैर इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा इसमें। हाँ, जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है कौन से बजट में जो है अनाउंस किए गए? बजट 2019-2020 में इसके बारे में बात की गई। अब सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को भी देख लेते हैं। इसमें क्या है, देखो 16,000 करोड़ रुपए है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बस इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि यस बैंक जो है इंडिया की, उसने सबसे पहला ग्रीन बॉन्ड इशू किया था, बस वो याद रखना। और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ग्रीन बॉन्ड इशू करती है वो है वर्ल्ड बैंक। ये देख लो, जो सेबी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करती है। हाँ, जो निवेशक दीदी एक इनिशिएटिव है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर का इनिशिएटिव है। IPPB प्लस IPF इन दोनों मिलकर जो इन लोगों ने चलाया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का इनिशिएटिव है निवेशक दीदी। और निधि आपके निकट, निधि आपके द्वार किसका इनिशिएटिव? EPFO का इनिशिएटिव है। देन इंडियाज़ फर्स्ट IBX मतलब इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, ये लॉन्च किया गया गिफ्ट सिटी गुजरात में, ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। पॉइजन पिल क्या होता है? एक टर्म है, काफ़ी जो है चर्चा में था, पता नहीं सब नहीं आएगा वैसे, अब मैं बंद कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ ये सब। पॉइजन पिल स्ट्रेटजी होती है ऑफिशियली नोन एज शेयर होल्डर राइट्स प्लान। पॉइजन पिल स्ट्रेटजी ट्विटर अडॉप्ट करने वाली थी, है ना। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू परचेज एडिशनल शेयर्स इन कंपनी एट अ डिस्काउंट, इट मेक्स द बाय आउट कॉस्टली फॉर द अदर पार्टी, है ना। ट्विटर अडॉप्ट करने वाली थी पॉइजन पिल। चलो धन्यवाद, होप इट हेल्प्स।